हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब आज की वीडियो में हम आपकी जो रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है हमारे चैनल पर रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है। और इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखो, लास्ट वीडियो मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करवाया था। अब आज की वीडियो में वो जो एग्जांपल्स है ना, वो एक एक एग्जांपल जो है वो हमने फील किया और वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें क्या दिया गया, शो दैट द फंक्शन फ्रॉम एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार, यहाँ पर पैर में स्टार डाला हुआ है, ठीक है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इज 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज सेट ऑफ ऑल, मतलब आर स्टार सेट कैसे है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो real numbers. Is the result true if the domain R star is replaced by n with the code main being same as R star? अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगर आप इस क्वेश्चन की गहराई को देखो तो बहुत ज़्यादा गहराई है। देखो, इसलिए मैं एनसीईआरटी को बेस्ट बुक बोलता हूँ। बहुत से बच्चे इसको ना, इस बुक को देखो, ये आपकी एनसीईआरटी है, ये आपकी पतली सी एक बुक है, ठीक है। ऐसी मतलब आपके पास दो बुक्स हैं तो आप इसकी इसकी मोटाई पर ना जाओ कि इसकी मोटाई कम है, बट इसकी बातों पर जाओ कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से भी करने चाहिए, बट सबसे पहले हमें एनसीईआरटी को कवर करना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी इतनी अच्छी बुक है। जब भी आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे आपको हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। और मेरा मोटिव भी यही है। देखो, मैं एनसीईआरटी क्यों करवा रहा हूँ कि मैं वो जो बातें एनसीईआरटी में बहुत बारीकी से छोटे शब्दों में लिखी गई हैं उनको मैं आपको खुल के एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी वही है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ना एक फंक्शन दिया हुआ है। अब फंक्शन जो है वो कैसा है, फंक्शन है हमारा, देखो, एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार, ठीक है। डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इसको हमें 1 1 ऑन टू देखना है। तो सबसे पहले 1 1 की बात करते हैं। 1 1, अब आपको पता है 1 1 के लिए हमने बेसिक वाली वीडियो में सीखा था कि 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, लेट दो एलिमेंट्स मान लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। इसी में से आएंगे हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि लेट उनकी इमेजेस क्या हैं, सेम, उनकी इमेजेस क्या हैं, सेम, ठीक है। अब इमेजेस अगर सेम है, ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या आएगा, 1 बाई x1। इसका आंसर क्या आएगा, 1 बाई x2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो x2 इज इक्वल टू x1 आ गया, x2 इज इक्वल टू x1 आ गया। मतलब इमेजेस सेम है, एलिमेंट्स भी सेम आ गए, देयरफॉर इट इज 1 1। अब वीडियो की स्टार्टिंग है इसलिए एक बार बता देता हूँ कि बेसिक में मैंने आपको बताया गया था, ये आपकी एग्जाम्पल्स हैं सारी, ठीक है। तो बेसिक में मैंने वो क्या बताया था, ये आपकी एग्जाम्पल्स हैं, ये रहा। यहाँ पर मैंने वो क्या बताने की कोशिश की है कि x1 की इमेज fx1 है, x2 की इमेज की fx2 है। अब यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर ये कहा कि हमने इमेजेस क्या हैं, सेम मान ली। तो यहाँ पर अगर देखो x1 और x2, देखो हमने इमेजेस सेम मान ली। अब ये हो सकता है कि x1 और x2 ये हो सकता है कि x1 और x2 जो हैं वो आपस में इक्वल ना आए, ये भी हो सकता है कि वो आपस में इक्वल आ जाएं। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो नंबर या तो बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। अगर वो बराबर नहीं है इसका मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज है, तो इट इज़ नॉट 1 1, क्योंकि 1 1 में क्या होता है, सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर इमेजेस भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, मतलब हर एक एलिमेंट की एक स्पेसिफिक इमेज है। तो इसलिए ये क्या है, ये केस क्या है, हमारा 1 1 का केस है, ठीक है। ये वीडियो की स्टार्टिंग में एक बार बताना था ताकि आपको कोई भी ऐसा ना लगे कि हम यहाँ पर क्वेश्चंस को क्रैम कर रहे हैं। कोई क्रैम करने अगर आप आए हो, मतलब ये इस चैनल पर क्रैमिंग जैसा कुछ भी नहीं है, हम कभी भी क्रैमिंग नहीं करते। तो यहाँ पर इमेजेस सेम थी, एलिमेंट्स भी सेम आ गए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, देयरफॉर f इज 1 1, मतलब जो गिवन फंक्शन है वो हमारा 1 1 तो हो गया। अब इसके बाद 1 1 के बाद किसकी बात करेंगे, 1 1 के बाद बात करेंगे हम ऑन टू की। अब देखो ऑन टू में क्या है, ऑन टू में क्या होता है आपको पता है, मैंने आपको हमेशा से एक ही तरीका बताया ऑन टू करने का कि ऑन टू किस तरह से करना है। मतलब ऑन टू में हमें कोई भी मतलब इस तरह से नहीं है कि हमें एरो डायग्राम बनानी है, वो जस्ट फील देने के लिए। अदरवाइज हमारा मेथड ऑन टू के लिए हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, लेट
एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब आपको पता है इसकी वैल्यू है 1/x, इसकी वैल्यू है y। हम हमेशा x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो x को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आएगी 1/y। अब हम y की वैल्यू फिल करके चेक करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। अगर आप देखो y कहाँ से आ रहा है, y आ रहा है आर स्टार से। अगर आप y की वैल्यू 1 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/1, वो भी क्या है, मतलब वो क्या है, एक रियल नंबर। y की वैल्यू अगर आप -2 लोगे, x कितना आएगा 1/-2, वो एक रियल नंबर है। y की वैल्यू आप फ्रैक्शन में ले लो, x कितना आएगा 1/1/2, दैट मीन्स 2, वो एक रियल नंबर है। मतलब कुछ भी ले लो। बट यहाँ पर अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ऑन टू बेसिक में बताया था कि ये चेक करना कि वहाँ हमारा फंक्शन कहीं पर नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ तो x कितना आएगा 1/0, नॉट डिफाइंड। तो क्या इसका मतलब हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है? देखो यहाँ पर ऑन टू है, यहाँ पर ऑन टू है। उसका रीज़न है, ध्यान से देखो अपने आर स्टार को, ध्यान से देखो अपने आर स्टार को। आर स्टार में क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। देयरफॉर for every y belongs to R star, there is some x belongs to R star such that fx is equal to y, तो therefore f is on to। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया? ऑन टू। क्योंकि यहाँ पर जीरो फिल करने से ये नॉट डिफाइंड होता, तो हम ये बोलते कि ये जीरो के साथ अटैच नहीं हो रहा, तो इट इज़ नॉट ऑन टू। बट जीरो हमारे मतलब कि सेट में नहीं है। आई होप इसको अब समझ पाए हो। अब इसका सेकंड पार्ट देखो ध्यान से। देखो ये तो हमने कर लिया। अब उन्होंने क्या पूछा? इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आपको पता है, मैंने आपको बेसिक में समझाया था, डोमेन ये होती है, ये आपकी कोडोमेन होती है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। इज रिप्लेस्ड बाय एन विद द कोडोमेन बीइंग द सेम। तो यहां पर हमारा फंक्शन अब कैसा बन गया? नाउ हमारा फंक्शन जो है वो किस तरह से बन गया? नाउ कैसे लिखेंगे? नाउ न्यू फंक्शन हमारा किस तरह से है? एफ फ्रॉम डोमेन डोमेन चेंज हो गई, कोडोमेन हमारी क्या है? सेम। फंक्शन डिफाइन भी उसी तरह से है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। चलो एक बार 1/1 चेक करते हैं, क्या ये 1/1 हो रहा है? ठीक है, 1/1 के लिए हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा। हम क्या करेंगे? लेट दो एलिमेंट्स मान लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में से ही आएंगे, हम इनकी इमेजेस सेम मान लेते हैं। लेट fx1 इक्वल टू fx2। अब इसका आंसर कितना आएगा? 1/x1। इसका आंसर कितना आएगा? 1/x2, विच एम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू x1। इमेजेस सेम आ गई, एलिमेंट्स भी सेम है, देयरफॉर इट इज़ 1/1। तो ये हमारा फंक्शन 1/1 तो है। ये हमारा फंक्शन जो है ये 1/1 तो है। अगर ये 1/1 है, तो देखते हैं क्या ये ऑन टू बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो ऑन टू को चेक करते हैं। तो ऑन टू को मैं यहाँ पर चेक करूँगा। ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम? लेट, हमारा प्रोसीजर सेम रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब आपको पता है एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/x इज इक्वल टू वाई। तो विच एम्प्लाइज आप x की वैल्यू निकाल लो 1/y। ठीक है, अब हमें चेक क्या करना है कि क्या y हर एक अटैच हो रहा है। अब देखो मैं y को ना लेट, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेट y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू आर स्टार। मैंने जानबूझ के ऐसा नंबर ले लिया, ये रियल नंबर में से आ रहा है। अब x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 मतलब 0.5, विच डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यहाँ पर आर स्टार है। अब यहाँ पर मान लो कुछ नंबर्स हैं, वैसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, नीचे भी इसके बहुत सारे नंबर्स हैं। ये 2 है, ये नंबर कुछ ऐसा है जो किसी भी नेचुरल नंबर से अटैच नहीं हो रहा। ध्यान से चेक करके देख लो। अगर आप यहाँ पर y को 1 फिल करोगे, ऐसा नहीं है कि कुछ सारे नहीं होंगे, y को 1 फिल करो तो x के लिए 1 आएगी, यानी कि जो 1 है
वो 1 के साथ अटैच हो रहा है, बट जो 2 है ये अटैच जो है नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पर y में मतलब राइट हैंड साइड में एलिमेंट खाली है, और अगर राइट हैंड साइड में एलिमेंट खाली है तो इट इज़ नॉट ऑन टू। तो ये मतलब कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर for y is equal to 2 belongs to real number r star, there is no element in n such that fx is equal to y हो जाए। तो मतलब यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। ध्यान से देख लो, हमने सेम क्वेश्चन किया, यहाँ पर ये 1 1 है, ऑन टू भी हो गया, ठीक है, बट यहाँ पर ये सेम फंक्शन हमने डोमेन चेंज कर दी तो ऑन टू नहीं हुआ। सॉरी, मैंने ऑन टू लिख दिया है ना, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो आई थिंक मतलब ये क्वेश्चन जो आप अच्छे से मतलब समझ पाए हो, इस क्वेश्चन की गहराई समझ पाए हो कि जब भी अगर हम मतलब आपने ना इस पर बहुत ध्यान रखना कि हमारी डोमेन रेंज क्या है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू है या नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें कितने पार्ट्स हैं, 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं, और ये 5 के 5 जो पार्ट्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतनी बार आपको MCQs में आए हुए हैं, मतलब पूछो ही मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, मतलब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, f फ्रॉम n टू n गिवन बाय fx इज इक्वल टू x। ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा फर्क ही है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा फंक्शन जो है वो n टू n डिफाइन है, और फंक्शन डिफाइन कैसे है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन डिफाइन कैसे है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 1 की, अब आपको पता है 1 1 में क्या होता है सर, हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं, 2 एलिमेंट्स ले लिए, कहाँ से सर, नेचुरल नंबर में से। हम क्या करेंगे सर, लेट इमेजेस आर सेम, हमने इमेजेस जो हैं वो सेम मान ली। इसका आंसर कितना आएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली कट कर सकता हूँ और x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पर लिखो, बिकॉज इसको हाईलाइट कर दें थोड़ा सा, बिकॉज बोथ x1 एंड x2, ये मैंने इसलिए लिखा, आपको अभी बताऊंगा, ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्यों ऐसे मैंने लिखा है, बिकॉज बोथ x1 एंड x2 आर नेचुरल नंबर्स। देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपको साथ साथ कंसेप्ट जो है सारे क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल थी हमारे पास कोई ऐसी, ये देखो, ये एग्जाम्पल है 11th, इसमें R2R फंक्शन डिफाइन है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि मैंने बोला था, यहाँ पर आपको क्या समझाया था कि स्क्वायर कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि स्क्वायर के 2 आंसर होते हैं, प्लस माइनस आएगा, और ये माइनस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 अलग नंबर आ गए, ये आपस में इक्वल नहीं है, इमेजेस सेम है, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इट इज़ नॉट 1 1। और मैंने इसको आपको एक एग्जाम्पल से भी करवाया था। तो क्योंकि यहाँ पर ये रियल नंबर है, और रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों होते हैं, बट नेचुरल नंबर में ऐसा नहीं होता। प्लीज़ इस बात को ना नोट कर लेना, ये पेपर में 1-2 बार आया हुआ है। बच्चे नॉर्मली इस फंक्शन को याद कर लेते हैं कि ये फंक्शन रट्टा मार लिया कि ये 1 1 है या ऑन टू नहीं है, और पेपर में अगर थोड़ा बहुत डोमेन रेंज में चेंज कर दिया तो आपको क्वेश्चन जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, f इज़ 1 1, क्यों, क्योंकि इमेजेस सेम थी, एलिमेंट्स भी सेम आ गए। यहाँ पर हम डबल आंसर नहीं ले सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को तो कर लिया। अब इसका ऑन टू वाला पोर्शन भी देख लो, 1 1 हमने कर लिया, ऑन टू को भी चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू के लिए देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पर करते हैं जी ऑन टू, ठीक है। ऑन टू में क्या होता है सर, आपने एक ही तरीका बताया हुआ है, कौन सा जी, fx इज इक्वल टू वाई। fx की वैल्यू बताओ कितनी है, एक्स स्क्वायर सर, ठीक है। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ
एक्स स्क्वायर का मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर प्लस माइनस रूट वाई। या आप ऐसा करो यहाँ पर प्लस माइनस लिखो ही मत, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लिख लो रूट वाई, क्योंकि आप कहोगे सर आपने यहाँ पर तो बताया था कि वाई की एक्स की एक ही वैल्यू आ सकती है, तो मान लो यहाँ पर रूट वाई लिख दिया। तब भी अगर मैं नाउ, अब हमें देखना है ना कि y जो है कितनी, नाउ y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो विच एम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आएगी, √2, विच डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, विच डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब y में हमें, मतलब राइट हैंड साइड में हमें एक ऐसा एलिमेंट 2 मिल गया जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं हो रहा। देयरफॉर for y is equal to 2 belongs to natural number, there is no element x in, there is no element x belongs to natural number such that fx is equal to y, so therefore it is not onto, तो ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। सेकंड पार्ट क्या है, देखो z to z है, सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है जी हमारा z to z और गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में फंक्शन किस तरह से है हमारा, फंक्शन है जी हमारा z to z और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले 1 1 की बात करेंगे, यहाँ पर भी सेम ही है, देखो सारे क्वेश्चन सेम है, पर ये आपको आसान तब लगेंगे जब आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लेट, 2 एलिमेंट ले लो सर, 2 एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। हम क्या लिखेंगे सर, इनकी इमेजेस सेम मान लेते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2। जहाँ पर आपको लगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, वीडियो का टाइम देखो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो सर कि मुझे ये वाला पार्ट जो है वो समझ में नहीं आ रहा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई देने की। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि यहाँ पर मैं स्क्वायर को स्क्वायर से कट नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले केस में क्या था, नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कट करना चाहूँगा, विच एम्प्लाइज x1 के 2 आंसर आएंगे प्लस x2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर x1 इज इक्वल टू माइनस x2 है, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 है, तो इसलिए ये अलग अलग एलिमेंट्स हो गए। आप सोच के भी देखो, अगर x1 की वैल्यू 2 है तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, तो ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स हो गए। देयरफॉर एलिमेंट्स अलग अलग हो गए, इमेजेस सेम थी, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, ठीक है, इट इज नॉट 1 1। इसको आप अनदर मेथड से भी कर सकते हो, इसको आप जो है वो अनदर मेथड से भी कर सकते हो, वो भी आपको बता देता हूँ, ताकि आपको जिस तरह से कन्वीनियंट लगे आप उसी से कर सकते हो, ठीक। तो सेकंड मेथड क्या है, अगर मैं बात करूँ तो सेकंड मेथड है इसका, मान लो यहाँ पर अनदर मेथड में आप क्या करो, अनदर मेथड में क्या करो आप, लेट x1 इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू z, x2 इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू z, दोनों इंटीजर है। तो fx1 का आंसर कितना आएगा, मतलब f ऑफ 1, इसका आंसर आएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1। f ऑफ x2 का आंसर कितना आएगा, आप जिस तरह से मर्जी आंसर कर लेना, f ऑफ -1 मतलब -1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स की अगर आप इसको बना के देखना चाहोगे, ये 1 है, ये -1 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ पर ये इसकी भी 1 आंसर आ रहा है, इसका भी 1 आंसर आ रहा है। तो देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, क्योंकि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने 1 1 जो है वो देख लिया। अब जिस मर्जी तरीके से आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। अब ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू के लिए हमारा वही प्रोसीजर रहेगा। तो क्या करेंगे, आप मेरे को बताओ, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई।
सेम ही है जो पिछली बार किया था। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो विच एम्प्लाइज एक्स का आंसर अब कितना आएगा प्लस माइनस रूट वाई। नाउ अब आपको पता है वाई कितना है, वाई कितना मान लो 2 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब y बिलोंग्स टू z, 2 इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू जेड आ गया। देखो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो एग्जांपल मैंने लिया आप -2 भी ले सकते हो। -2 से क्या होगा, रूट के अंदर माइनस आएगा तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता। y इज इक्वल टू 2 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस रूट 2। अब रूट 2 जो है डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, तो इसलिए फॉर y is equal to 2 belongs to z, there is no element x belongs to z such that fx is equal to y, therefore it is not onto। तो यहाँ पर ये 1 1 भी नहीं हुआ और ऑन टू भी नहीं हुआ। आई होप इसको भी आप जो है अच्छे से समझ पाए हो। तो अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में देखो हमारे पास क्या है, आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये हमारी जो है वही 13th जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिखाई थी ये वो वाली है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, एफ एक्स फंक्शन डिफाइन कहाँ पर, सबसे पहले वो देखो, ये थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है देखो, तो थर्ड पार्ट ठीक है। अब इसमें क्या है कि f फ्रॉम r टू r है और फंक्शन डिफाइन किस तरह से, वही fx, वही हमारा क्या है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम 1 1 की बात करेंगे, ठीक है। अब इस बार हमें पता है कि रियल नंबर टू रियल नंबर है, अब सीधा एग्जांपल ले सकते हो, लेट x1 इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, x2 इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, fx1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, fx2 इज इक्वल टू f ऑफ -1 कितना आ गया -1 का स्क्वायर, तो कितना आंसर आ गया यहाँ पर 1। तो क्लियरली यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, कि इसकी 2 इमेजेस बन गई। क्लियरली यहाँ पर हमारे पास इसकी क्या बन गई, 2 इमेजेस बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको चेक भी कर सकते हो कि इसको कैसे लिखना है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट था 1 एंड -1, दोनों की इमेज कितनी आ रही है 1, ठीक है। ये जानबूझ के आपको बना के दिखाओ ताकि आप फील कर पाओ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज़ नॉट 1 1। ये 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई है, और अगर 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई है तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये हमारा 1 1 नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट मतलब कि ऑन टू की बात करते हैं। अब ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए सेम हमारा वही प्रोसीजर रहेगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स का आंसर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो विच एम्प्लाइज एक्स का वही आंसर प्लस माइनस रूट वाई। अब आपको पता है यहाँ पर एग्जाम्पल हमें बहुत सोच समझ के लेनी है, आपको हर बात अपने मन में रखनी है, ठीक है। अब क्योंकि ये रियल नंबर है, अगर मैं 2 फिल करूंगा तो 2 की वैल्यू √2 की वैल्यू आएगी 1.414, वो रियल नंबर को बिलोंग करेगी। तो यहाँ पर मैं जानबूझ के y को -2 लूँगा, यहाँ ऐसा करो -1 ले लो, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो विच एम्प्लाइज, आप मेरे को बताओ x का आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस रूट -1। अब ये क्या है, प्लस माइनस आइटा, इसको क्या बोलते हैं हम, अयोटा, जिसको हमने क्लास 11th में कम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ा था। और अयोटा जो है ये कभी भी रियल नंबर सिस्टम को बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर फॉर एवरी y इज इक्वल टू, एवरी y मत लिखो, सॉरी एवरी y मत लिखो, देयरफॉर फॉर y इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, there is no
एलिमेंट x belongs to R such that fx is equal to y. So therefore it is not onto. तो यहाँ पर ये हमारा 1 भी नहीं हुआ, onto भी नहीं हुआ। तो इस पार्ट को भी हमने, अब तो सिमिलर से हैं तो बड़े आराम से कर लिया। अब देखो अगले पार्ट की बात करते हैं। अब इसमें क्या है, n to n है बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है x क्यूब, तो इसको भी करते हैं। n to n है बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है x क्यूब। फोर्थ पार्ट है ना, तो फोर्थ पार्ट को कर लिखते हैं यहाँ पर f फ्रॉम n to n, और फंक्शन कैसे डिफाइन है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले वही हमारे 1 की बात करते हैं। अब देखो 1 में ना आपको पता है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, तो ये जो हमारा मतलब कि फंक्शन है ये 1 जो है ये बड़े आराम से हो जाएगा। वो कैसे, देखो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम क्या मानेंगे सर, इमेजेस सेम मान लो, इमेजेस जो हैं वो सेम मान ली, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, x1 का क्यूब x2 का क्यूब। अब यहाँ पर मैं क्यूब को कट कर सकता हूँ, ठीक है, विच एम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, विच एम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अब वैसे मैं आपको बता दूँ क्यूब जो होता है वो डायरेक्टली हम कट कर सकते हैं। कोई भी जो इवन पावर है ना उसके 2 आंसर होते हैं, क्यूब को मैं इस तरह से कट जो है वो कर सकता हूँ नेचुरल नंबर में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर x1 इज इक्वल, एलिमेंट इमेजेस सेम थी, एलिमेंट भी सेम आ गए, देयरफॉर इट इज 1 तो यहाँ पर ये 1 तो हमारा हो गया, ठीक है। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। अब ऑन टू में देखो क्या हो रहा है, अब ऑन टू में क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, वाई की पावर 1/3, ठीक है। वाई की पावर कितनी लिखेंगे हम, 1/3। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेट y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, विच एम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आई, 2 की पावर 1/3। अब 2 की पावर 1/3 अगर आप कैलकुलेटर पर भी कैलकुलेट करोगे, मैं करके देखता हूँ कितनी आ रही है, आपको करके दिखा देता हूँ। इसको हम बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 2, है ना, तो क्यूब रूट ऑफ 2, तो क्यूब रूट ऑफ 2 की वैल्यू आएगी, क्यूब रूट ऑफ 2 की वैल्यू आएगी 1.259, 1.259, मतलब जो मर्जी लगा लो, ये कहीं से भी नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगी। तो देयरफॉर फॉर क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2, ये सब कुछ हमें याद ही हो गया है। देयर इज नो एलिमेंट, यहाँ पर हमें एक एलिमेंट मिल गया, मतलब y इज इक्वल टू 2, जो किसी भी नो एलिमेंट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर इज नो एलिमेंट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, जो किसी भी x के साथ जो है वो अटैच नहीं हो रहा। तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, तो ये हमारा ऑन टू जो है वो नहीं है। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को भी जो है वो बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो आगे चलते हैं, आगे हमारा जो पार्ट है वो लास्ट पार्ट है आई थिंक, ठीक है। अब लास्ट पार्ट में क्या है, अब लास्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पर हमारे पास लास्ट पार्ट में है ये वाला z टू z एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ फंक्शन हमें, f फ्रॉम, सॉरी ये फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, f फ्रॉम z टू z, और एफ एक्स कितना दिया हुआ है हमें, एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे 1 की, ठीक है, 1। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे सर, 2 एलिमेंट्स मान लो। अब तो हमें सारा प्रोसीजर याद है इतने क्वेश्चंस करके, ठीक है। हम क्या मानेंगे सर, 2 इमेजेस जो हैं fx1 इज इक्वल टू fx2, इसका आंसर कितना आएगा, x1 का क्यूब x2 का क्यूब।
तो कुछ बच्चे यहाँ पर इसको कट करने में डरेंगे, बट इसको हम कट कर सकते हैं। आपने सर यहाँ पर तो बोला था कि नेचुरल नंबर के लिए देखो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर मतलब मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को तो मैं यहाँ पर एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस √4। मतलब बेसिकली देखा जाए तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इसलिए एक्स के दो, ऐसा नहीं है कि किसने रूल बना दिया कि स्क्वायर जो है उसके 2 आंसर ही आएंगे। वो 2 आंसर इसलिए आते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। बट अगर हम क्यूब को देखें, 2 का क्यूब कितना होगा 8, -2 का क्यूब कितना होगा -8। मतलब ऐसा कुछ क्यूब में नहीं होता। क्यूब को हम इस तरह से डायरेक्टली कट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, वो चाहे रियल नंबर को बिलोंग करे, वो चाहे नेचुरल नंबर को बिलोंग करे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। मतलब इमेजेस सेम थी, एलिमेंट्स भी सेम आ गए, देयरफॉर इट इज 1 1, इट इज 1 1। ठीक है, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ एनसीईआरटी के बारे में, ये सबसे अच्छी बुक है क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको कोई भी आ सकता है। तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पर डोमेन कोडोमेन्स करवाई हैं, ठीक है, उन सबको अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर लेना कि कोई भी अगर इन देखो ना, ये 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी ने करवा दिए, हो सकता है कि छठा क्वेश्चन कोई सीबीएसई बना के आपको पेपर में डाल दे, वो Z2R कर दे, ऐसा कुछ भी कर दे। तो आपको अगर क्लैरिटी होगी इन सब की तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पर भी सेम, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो क्या लिखेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वाई की पावर 1/3। तो हम यहाँ पर भी वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू जेड सेट ऑफ इंटीजर, विच एम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2 की पावर 1/3। अब लास्ट पेज पे वो कितनी वैल्यू थी 1.259, तो कितनी आएगी 1.259, विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। तो देयरफॉर फॉर y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू z, there is no element x belongs to z such that fx is equal to y। तो therefore f is not on 2। तो इस तरह से हमने ये पांचों पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए और आई होप मतलब इनको आप समझ पाए हो। ठीक है, वैसे ना इन्होंने मेरे अकॉर्डिंग, हाँ यहाँ पर ना इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी लिखा हुआ है, तो प्लीज़ थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। 1 को क्या बोल लेंगे हम, इंजेक्टिविटी, इसको हम क्या बोल लेंगे, सर्जेक्टिविटी। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, हाँ मैं लिख ही देता हूँ, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है 1 और इसका मतलब क्या है ऑन 2। ठीक है, वो मुझे याद नहीं रहा कि नहीं तो मैं मतलब ना जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया मेरी याद होती है कि उसी तरह से आंसर करो। तो यहाँ मैं लिखता कि ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम R to R गिवन बाय fx इज इक्वल टू, ये ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो है वो साइन है, इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो ग्रेटेस्ट, अब ये पता कहाँ का काम है, यह क्लास 11th का काम, बट फिर भी चलो मैं मान के चलता हूँ कि आपको वो नहीं आता। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वैसे ये क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है, इसको पूरे लिखते हैं। ठीक है, इसको पूरे लिखते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, इसकी बेसिकली वैल्यू जो है, अब ठीक है जी। ठीक है, मुझे ऐसा था कि आपको बस क्लैरिटी हो जाए, कहीं पर आपको ये ना लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अब देखो इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू
x। अब हम इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 3.5 है, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है मुझे, 3.6 का फाइंड करना है, 3.9 का फाइंड करना है और 3 का फाइंड करना है। जैसे ही आप ये सब कुछ कर लोगे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अच्छे से नॉलेज जो है वो हो जाएगी। अब ये आपकी जो है ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन है। आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये मान लो 0 है, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है। अब सबसे पहले 3.5 की बात करते हैं। तो 3.5 जो है वो मतलब कि 3.5 जो है 3.5 जो है 3.5 जो है मान लो ये 3 है और यहाँ पर 4 है। तो 3.5 जो है वो बेसिकली यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब अगर आपको ये समझ में आएगा ना क्वेश्चन आप झट से कर लोगे। 3.5 से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3.5। इससे छोटा इंटीजर कौन है सर? 3 भी है सर, 2 भी है सर, 1 भी है सर, 0 भी है, बहुत सारे हैं। इन सब में बड़ा कौन है? इन सब में बड़ा है 3। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? 3। अब सेम वे से अगर आप देखो, अगर हम 3.6 की बात करें वो 3.6 यहाँ पर पड़ा है। इससे छोटा इंटीजर कौन है? वो सबसे बड़ा हो वो कौन है? इसका आंसर भी कितना आएगा? 3। सेम वे से अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें सर 3.9। अब कुछ बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैंने जानबूझ के करवाया कि सर 3.9 का आंसर तो 4 होगा। हमने आगे नहीं जाना, हमने उसके पीछे देखना है। मैं 3.1 पर खड़ा हूँ, मैं 3.9 पर खड़ा हूँ, मैं पीछे देखूंगा मेरे कौन है। मेरे पीछे यहाँ पर सबसे जो मेरे पीछे इंटीजर खड़ा है वो कौन है? वो 3 खड़ा है। तो इसका आंसर भी कितना होगा? 3, ठीक है। अब लास्ट में क्या है? अगर 3 आ जाए, अब देखो जानबूझ के मैंने 3 लिखा है। अब 3 खुद एक इंटीजर है, 3 खुद एक इंटीजर है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। सबसे बड़ा इंटीजर जो इसके बराबर भी आ सकता है वो खुद कौन सा है? 3 है। मतलब अगर मैं 3.6 की बात करूं तो उससे हमें छोटा देखना पड़ेगा, मगर अगर कोई इंटीजर नहीं है तो उसके पिछला देखना पड़ेगा। अगर कोई खुद इंटीजर है तो उसका आंसर खुद कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। तो इस तरह से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये काम करता है। ये आपको हर एक मतलब की कंडीशन पर पता होना चाहिए अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हो। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है ये आपको क्लियर जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब आई थिंक मतलब इसको आप समझ पाए हो पहले कि 3.9 का आंसर कितना था? 3, और इसका आंसर भी कितना आया था? 3। तो इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं। आई थिंक आप में इसके कंसेप्ट जो है वो समझ ही गए हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं कि ये हमारा कुछ इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। अब हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है ताकि अगर आपको लगे कि मुझे कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो आपको बहुत जल्दी से मैं क्लियर भी कर दूंगा कि ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा हमारा। क्वेश्चन हमारा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता लग गया। अब सबसे पहले अपना फंक्शन लिखो दोबारा से। सबसे पहले अपना फंक्शन जो है वो दोबारा से लिख लो। फंक्शन दोबारा से लिखते हैं। तो फंक्शन दोबारा से लिखते हैं f फ्रॉम r to r which implies fx is equal to greatest integer function। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डायरेक्टली मतलब उन्होंने बोला है। देखो आपको याद होगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में भी अगर तो हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करवाना है तब हम और तरह से डील करते हैं, हम जनरली में कुछ बात करते हैं। अगर हमें ये प्रूव करवाना है कि ये 1 ऑन 2 है ही नहीं है, हमें कोई एग्जांपल सोचनी पड़ेगी। तो हम एग्जांपल सोच लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है 1 क्योंकि हमारे जो कंसेप्ट है ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कैसे सर? लेट x1 इज इक्वल टू, मैं जानबूझ के आपके सामने पड़ा है, मैं जानबूझ के 3.5 लूँगा, वो एक रियल नंबर है। अब मैं जानबूझ के x2 को 3.6 लूँगा और वो एक रियल नंबर है। अब आपको पता है fx1 का आंसर कितना आएगा? fx1 को मैं किस तरह से लिखूँगा? f ऑफ 3.5 मतलब 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसका आंसर आपके सामने पड़ा है 3। सेम वे से fx2 का आंसर मैं कितना लूँगा?
3.6, इसका आंसर कितना आएगा 3.6, 3.6 का आंसर कितना आएगा 3। तो इस तरह से आपके सामने है, तो इस तरह से आपके सामने है, यहाँ पर इसकी दो इमेजेस आ गई हैं, यहाँ पर इसकी जो हैं वो दो इमेजेस आ गई, मतलब दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई है, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको बस क्लैरिटी रहे कि हमने यहाँ पर किया क्या, ठीक है, ऐसी हवा में बातें नहीं की हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने लिया 3.5, यहाँ पर मैंने लिया 3.6, दोनों का आंसर कितना आ रहा है, उससे पिछला इंटीजर मतलब 3। तो बोथ हैव, तो सिंस 3.5 नॉट इक्वल टू 3.6 बट बोथ हैव सेम इमेज, तो ये तो वायलेशन है। आपको पता है 1 में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट मतलब की इमेज होती है, तो इसलिए मतलब आपको पता है 1 में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होती है, देयरफॉर इट इज नॉट 1, तो ये हमारा 1 जो है वो नहीं है, ठीक है। अब आपको क्लियर है। अब देखो ऐसा करते हैं, ऑन टू को ना मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। अब देखो ऑन टू को समझना है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप फील कर पाओगे, आप एकदम से फील कर पाओगे उस चीज़ को। तो कैसे, आपको पता, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखो इसको मैं कैसे समझाऊंगा, इसको मैं दो तरीकों से आपको समझा सकता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 1.2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है, विच एम्प्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना आ गया 1.2, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन as greatest integer x can't give 1.2, मतलब जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू 1.2 जो है वो नहीं हो सकती। देखो इसको आप समझने की कोशिश करो, जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं दो मेथड से कराऊंगा, दो मेथड से मेरा मतलब है मैं इस क्वेश्चन को आपको फील करवा दूंगा। देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो यहाँ पर हमें एक एलिमेंट मिल गया, जो किसी से अटैच नहीं हो रहा, मैं आपको फील करवा देता हूँ। देखो ध्यान से, हमारा फंक्शन जो है उसको फील करने की कोशिश करते हैं। देखो आपको बहुत अच्छे से फील आएगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये आपका एक्स सेट है, ये आपका वाई सेट है। अब मैंने जानबूझ के यहाँ पर लिखूँ 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, यहाँ पर 2। अब सेम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर मतलब कि x की वैल्यू जो है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 लूँगा, मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैं 1 फिल करूँगा तो 1 का आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 1.2 का आंसर कितना आएगा सर, 1 आएगा, क्योंकि देखो ध्यान से 1.2 है, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1, 1.4 का कितना होगा आप मेरे को बताओ सर 1, 1.6 का सर 1, 1.8 का सर 1, अब 2 आ गया। अब 2 का आंसर डायरेक्टली कितना आएगा 2 का आंसर कितना आएगा डायरेक्टली, 2 का आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 2 का आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर आपने गौर किया हो, ये सारे एलिमेंट्स खाली पड़े हैं, ये किसी से अटैच ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये किसी से अटैच ही नहीं हो रहे, और अगर ये किसी से अटैच नहीं हो रहे तो यानी कि ये फंक्शन जो है मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ नॉट ऑन टू। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, देयरफॉर, हमें मतलब एक एलिमेंट चाहिए, y इज इक्वल टू 1.2 बिलोंग्स टू r, देयर इज नो एलिमेंट, देखो मैंने हवा में बातें नहीं की हैं, देयर इज नो एलिमेंट x बिलोंग्स टू r
such that fx is equal to y, therefore it is not onto। तो ये onto नहीं है, आपके सामने है। देखो 1 1 की बात करते हैं, सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर समझाया कि उसका मतलब क्या है। अब क्लियरली 3.5 का आंसर भी 3 है, 3.6 का आंसर भी 3 है, क्लियरली दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है, तो नॉट 1 1। ऑन टू में भी क्या है कि मैंने यहाँ पर fx इज इक्वल टू वाई लिखा। अगर मैं y की वैल्यू जानबूझ के फ्रैक्शन में लूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर तो हमेशा इंटीजर आता है, तो ये गलत है। बट कुछ बच्चों को यहाँ पर भी डाउट होता है कि सर हमें फील नहीं आया। फील कहाँ से आया? यहाँ से आया कि आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखी हैं। 1 का आंसर 1 है, 1.2 का आंसर 1 है, सबका आंसर 1 है, 2 का आंसर 2 है, ये बीच में सारे खाली पड़े हैं। ये तो मैंने 4 दिखाए हैं आपको, ऐसे इनफाइनाइट है, तो इसलिए ये फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। इसमें कुछ और तो नहीं पूछा इन्होंने? नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो आगे कौन सा क्वेश्चन है? यस, मॉडुलस वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये मॉडुलस वाला है। तो आई थिंक इसको आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो मॉडुलस वाला क्वेश्चन है। तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉड x इज नीदर 1 1 नॉर 1 2। अब देखो मॉडुलस फंक्शन को भी ना पहले आपको समझना पड़ेगा। मॉडुलस फंक्शन जो है वो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि उसका काम करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जो मॉड फंक्शन होता है ना, अब देखो कई बच्चों को ना ये मतलब कि अच्छे से क्लैरिटी नहीं होती, वो क्लास 11th में अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। हमें मॉड में पता क्या सिखाया होता है? अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, इवन क्लास 11th के बच्चे से पूछूं ना कि मॉड क्या होता है, वो कहेगा, वो इतना सा आंसर देगा कि सर जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। अब यार ये कोई आकाशवाणी थोड़ी ना हुई है कि किसने बोल दिया कि मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए पॉजिटिव आंसर ही आएगा। मॉड के पीछे जो काम करता है प्रोसीजर है, उसको समझने की कोशिश करो। x if x is greater than equal to 0 minus x if x less than 0। देखो ये मॉड फंक्शन इस तरह से काम करता है। अगर आप x की वैल्यू 2 फिल करो या 3 फिल करो, 0 से बड़ी वैल्यू फिल करो, तो हमारा आंसर कितना आएगा? मॉड 2 का आंसर कितना आएगा? इसके अकॉर्डिंग 2 ही आएगा। अगर आप x की वैल्यू -2 मतलब 0 से छोटी फिल करो, तो आंसर मॉड -2 किस तरह से आएगा? पहले माइनस लगा हुआ है, x की वैल्यू भी -2 है, माइनस माइनस प्लस बन गई। तो इस तरह से हमारा जो मॉड फंक्शन है वो काम करता है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये आपको काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम साइड पे लिख के रख लेते हैं कि ये हमारा मॉड फंक्शन जो है वो इस तरह से बिहेव करता है। अगर आपको कोई MCQ भी आया तो आप यहाँ से जो है उसको टैकल कर सकते हो। अब हमारे फंक्शन की बात करते हैं। हमारा फंक्शन कैसा है? हमारा फंक्शन है जी f फ्रॉम R टू R, और हमारा फंक्शन किस तरह से काम करता है? उसका आंसर आता है जी मॉड x। अब क्लियरली ये 1 1 नहीं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो 1 1 नहीं है, मतलब हमें एग्जाम्पल सोचनी है। तो इसकी एग्जाम्पल सोचनी भी बहुत ईजी है, इसकी एग्जाम्पल सोचनी भी बहुत ईजी है। यहाँ पर करते हैं इसको 1 1, ठीक है। आपको पता है 1 1 में क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। तो मैं लेट x1 इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, x2 इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ से अगर मैं इसका, अब यहाँ पर इसको ऐसे मत करो, यहाँ पर रहने दो। विच एम्प्लाइज, अगर मैं fx1 की बात करूँ, मतलब f ऑफ 1 की बात करूँ, मतलब मॉड 1 की बात करूँ, कितना आंसर आएगा? 1। fx2 की बात करूँ, मतलब f ऑफ -1 की बात करूँ, मतलब -1 का मॉड कितना होगा? +1 इसके अकॉर्डिंग। तो यानी कि दो एलिमेंट्स की इमेज जो है वो सेम आ रही है। दो एलिमेंट्स की इमेज जो है वो क्या आ रही है? सेम आ रही है। आप यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने दो एलिमेंट्स बना लिए, एक 1 है, एक -1 है। दोनों का आंसर कितना आ रहा है? 1, ठीक है। तो यहाँ पर सेंस लिख देते हैं इसको, सेंस 1 एंड -1, यहाँ ऐसे करो, इसको ऐसे मत लिखो। सेंस 1 नॉट इक्वल टू -1 बट
देयर इमेजेस आर सेम, देयर इमेजेस आर सेम, therefore it is not 1 1। तो इसको हमने फील भी कर लिया और इसको हमने समझ भी लिया कि ये जो हमारा फंक्शन है ये 1 1 क्यों नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब ऑन टू सेम जिस तरह से हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर किया था ना, सेम वैसा ही करेंगे ऑन टू। अब ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसका आंसर कितना आएगा, मॉड एक्स। अब आपको पता है नाउ वाई कहाँ से आ सकता है, रियल नंबर से। अब वाई की वैल्यू मैं जानबूझ के -1 लूँगा, विच एम्प्लाइज मॉड एक्स का आंसर कितना आ रहा है, -1। अब आपको पता है ये क्या है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है भाई, क्यों बताओ मुझे। क्योंकि एज मॉड एक्स कांट गिव नेगेटिव वैल्यू, मॉड की कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। कुछ बच्चों को यहाँ से तसल्ली नहीं होगी, तो उनकी तसल्ली करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जी, ताकि आप उसको फील कर पाओ। क्योंकि हमें फील करने के बिना क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आता, तो फील कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं जानबूझ के 2-3 एलिमेंट्स ही लूँगा, उसके बाद हमें फील खुद ब खुद आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने एलिमेंट लिखा -1 0 1। ठीक है, यहाँ पर भी लिखो -1 0 1। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ये जो -1 है, इसका आंसर कितना आएगा। जो -1 है इसका आंसर कितना आएगा, सर जी 1। 0 का आंसर कितना आएगा, सर जी 0 का मॉड 0 ही होता है। 1 का आंसर कितना आएगा, सर जी 1। यानी कि अगर अपन ध्यान से गौर किया हो तो जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वाई में, क्योंकि ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये खाली है, तो देयरफॉर हमें तो एक एलिमेंट ही चाहिए ना। देयरफॉर फॉर y इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू R, there is no element x belongs to R such that fx is equal to y, तो therefore it is not on 2। आई होप क्वेश्चन भी आप समझ पाए हो और इसको आप फील भी कर पाए हो। तो यहाँ पर यही पूछा था, 1 1 नहीं है क्योंकि 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला बिल्कुल सेम है। ये दोनों क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में एक नंबर में या 2 नंबर में, कई बार अकेला 1 1 पूछ लेते हैं कि मॉडलेस फंक्शन जो है वो 1 1 है या नहीं, ऐसा कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर मैंने आपको फील भी करवा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम उसको भी हम फील करने की भी कोशिश करेंगे और ये कोशिश भी करेंगे कि आप इसको अच्छे से समझ भी पाओ। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है तो देखो यहाँ पर ना सिग्नम फंक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बात बताऊं, क्लास 11th में ना टाइप्स ऑफ फंक्शन है, उसमें सिग्नम फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो बाय चांस अगर आपको पेपर में सिग्नम, आपको ये आ जाए क्वेश्चन कि प्रूव करो कि सिग्नम फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है, या ये आ जाए कि प्रूव करो कि सिग्नम फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है, या चेक करो वो 1 1 ऑन टू है या नहीं, तो आप ना ये सिग्नम फंक्शन एक बार याद भी कर लेना। ये सिग्नम फंक्शन जो है ये आप एक बार याद भी कर लेना। सिग्नम फंक्शन क्या है, अगर हम 0 से बड़ी, देखो सिग्नम फंक्शन ऐसा है, मान लो मैं f(2) की बात करूं, 2 का मतलब क्या है कि वो 0 से बड़ा है। ठीक है, आंसर कितना आएगा 1। f(3) की बात करूं, आंसर कितना आएगा 1। f(100) की बात करूं, आंसर कितना आएगा 1। f(0) का आंसर हमेशा कितना आएगा, 0 के लिए आंसर उसका क्लियर है 0। और इसके लिए अगर मैं नेगेटिव वैल्यू फिल करूं, -1 फिल करूं, 1 आंसर, यहाँ पर 1 नहीं -1 होगा, आई थिंक यहाँ पर -1 है। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना प्लीज़, ये -1 है, इसका आंसर -1 आएगा। f(-100) फिल कर लो तो भी आंसर कितना आएगा, -1। तो सिग्नम फंक्शन जो है वो हमारा इस तरह से काम करता है। तो ये बात जो है ये आपको पहले पता होनी चाहिए। सिग्नम फंक्शन को याद कर लेना कि 0 से बड़े के लिए आंसर 1 है, 0 से छोटे के लिए -1 है,
और एग्जैक्टली 0 के लिए 0 है, बस 3 ही वैल्यूज़ हैं। और यहीं से हमारा क्वेश्चन वैसे क्लियर है आपको, मतलब आधे बच्चों को तो क्लियर हो भी गया होगा। ठीक है, अब सबसे पहले 1 1 की बात करते हैं। वैसे जब मैंने यहाँ पर बनाया था ना आपको तभी क्लियर हो गया होगा। ध्यान से देखो, लेट x1 इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x2 इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप मेरे को बात बताओ, f(x1) मतलब f ऑफ 2, अब ये क्या है, x जो है 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, तो कितना आंसर आएगा इसका 1। f ऑफ x2 मतलब f ऑफ 3, ये भी 0 से बड़ा है, तो कितना आंसर आएगा 1। तो क्लियरली यहाँ पर क्या हो रहा है जी, क्लियरली यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मैंने 2 फिल किया, यहाँ पर मैंने 3 फिल किया, दोनों का आंसर कितना आ रहा है 1। इसका आंसर भी 1 आ रहा है, इसका आंसर भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सिंस, तो लिखते हैं सिंस 2 not equal to 3 but their images are same, so therefore it is not 1 1। तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि आपको मैंने फील भी करवा दिया। वैसे जब मैंने आपको सिग्नम फंक्शन समझाया था, फील आपको तभी हो गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टली हमें क्लियर था पहले ही, क्योंकि यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि सभी का आंसर, अगर 1 से बड़ा मैं कोई भी नंबर लूँ, सभी का आंसर कितना आ रहा है, हमेशा मतलब कि सेम 1 ही आ रहा है, तो इट इज़ नॉट 1 1। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। तो ऑन टू में देखो बेसिकली क्या है, ऑन टू में देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लेट f(x) इज इक्वल टू y। ठीक है, वैसे वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि f(x) इज इक्वल टू y लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको पता है, इसको मैं आपको फील करवा देता हूँ, ऑन टू में मैं आपको फील करवा देता हूँ। ऑन टू, ठीक है, तो लेट f(x) इज इक्वल टू y लिखना, लिख लो, लेट f(x) इज इक्वल टू y। ठीक है, अब आपको पता है कि y के आंसर कितने आएंगे, कुछ इस तरह से 1 अगर x 0 से बड़ा, 0 अगर x 0 के इक्वल है, -1 अगर x 0 से छोटा। यही है ना। अब देखो, इसको फील करना है, तो इसको फील करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका क्लोन बना लो। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखते हैं, जैसे मैंने 0 लिखा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, so on, -1, -2, -3, so on। ठीक है, so on। अब यहाँ पर भी लिखते हैं 3, 2, 1, 0, -1, -2, इस तरह से। ध्यान से देखो, 3 का आंसर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1। 2 का आंसर कितना आएगा सर 1। 1 का आंसर कितना आएगा सर 1। 0 का आंसर सर कितना आएगा 0। ठीक है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स का आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 1 ही आ रहा है। सभी इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा सर -1, इसका सर -1, इसका सर -1, इसका सर -1। अगर आपने गौर किया हो यहाँ पर, तो या तो आंसर हमारा 1 आ रहा है, या 0 आ रहा है, या -1 आ रहा है। अब ये जो सारे बेचारे एलिमेंट्स हैं, ये तो खाली पड़े हैं, ये भी खाली पड़ा है, ये भी खाली पड़ा है, यहाँ पर ये सारे खाली पड़े हैं, तो अगर मैं यहाँ पर, अगर मुझे एक एलिमेंट लिखना भी हो, तो देयरफॉर फॉर y इज इक्वल टू 2, आपके सामने है, y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर इज
देयर इज नो एलिमेंट x belongs to R such that fx is equal to y, therefore it is not onto। देखो ये अंडरस्टूड था क्वेश्चन पहले ही, अगर मतलब आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में तो अंडरस्टूड है। आपको पता है जिस फंक्शन में अगर 1 से बड़ी मैं कोई बड़ी वैल्यू फिल कर दूं, 2 3 4 सबका आंसर 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स उसके डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, तो इट इज़ नॉट 1 1 क्लियरली। ऑन टू में देखो जिस फंक्शन के सिर्फ 3 आंसर है 1 0 -1, मतलब बाकी सारे नंबर यहाँ पर खाली पड़े हैं, तो इट इज़ क्लियरली नॉट ऑन टू। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ भी पाए हो और इसको जो है वो फील भी कर पाए हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 6th। अब इसमें देखो ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। अब इसको ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6 7। ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। ध्यान से पढ़ा आपने, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है हमारे लिए। अब देखो फंक्शन फ्रॉम a टू b डिफाइन है, कैसे लिखेंगे सर, a टू b। अब a हमारा कैसा है, a हमारा है 1 2 3 और b हमारा कैसा है 4 5 6 7। ठीक है। अब फंक्शन का आंसर हमें दिया ही हुआ है, फंक्शन का आंसर हमें दिया हुआ है। फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, मतलब 1 4 2 5 3 6। तो अगर इसकी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, अगर मैं इसकी आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, ये देखो यहाँ पर तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। तो ये आपका है जी a, ये आपका है b। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं सर, 1 2 3। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं सर, 4 5 6 7। अब उन्होंने खुद बोला कि 1 जो है वो 4 से अटैच है, ये देखो लिखा हुआ 1 4 2 5, ये कौन है 3 6। अब यहाँ पर बेसिकली आप समझ पा रहे हो मैं क्या लिखूंगा, सिंस every element of A has different image in B, therefore ये किसकी डेफिनेशन है सर, 1 1 की। तो therefore it is 1 1। तो हमारा फंक्शन जो 1 1 हो गया, ये खाली है तो खाली पड़ा रहे, हमें तो इससे मतलब है कि x के मतलब a के सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है, तो क्लियरली इट इज़ 1 1। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी था। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में पहले जो 6 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लिया है, और मुझे नहीं लगता कि आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत या डाउट है। अगर आपको फिर भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। और लास्ट में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट लिखिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और भी अच्छे से ऐसा काम जो है वो करता रहूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो बाकी क्वेश्चंस रह गए वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारे पास सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स रह जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।